नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के जी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रंजीत और आज डिस्कस करने वाले हैं हम द हिंदू न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण एडिटोरियल को। इसके अलावा बाकी का जो समय रहेगा उसमें हम महत्वपूर्ण खबरों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दो बड़े एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर का जो एडिटोरियल रहेगा वो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान दी जाने वाली छुट्टी से रिलेटेड है। अब ये उनका अधिकार है, इस दौरान उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है महिलाओं को, तो उनका ये हक बनता है कि वो कम से भी कम 3 दिन 4 दिन की छुट्टी लें और छुट्टी के साथ उनको पैसा भी मिले। ऐसा नहीं कि आप छुट्टी में तो आप 3 दिन का पैसा हम काट देंगे। चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो सरकारी कंपनी हो, हर जगह ये नियम कानून लागू होना चाहिए। इस अधिकार को लेकर के कितनी लंबी लड़ाई अभी तक लड़ी गई है, इतिहास में क्या कभी कोई ऐसा प्रयास किया गया है कि उनको इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि साउथ वाले स्टेट ने क्या किया है, नॉर्थ वाले स्टेट ने कौन कौन से प्रयास किए हैं और क्या कब अभी कोई बिल ऐसा है जो कि पेंडिंग में है या फिर लाया जा सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो आर्टिकल है हमारा वो मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये पार्टिकुलरली इसको आप बोल सकते हैं कि टेलीकॉम वाला सेक्टर, मोबाइल फ़ोन वाला सेक्टर, नेटवर्क वाला सेक्टर, इसका एग्जांपल ज़्यादा सेट किया जाता है यहाँ पर पार्टिकुलरली कोई भी चीज़ यदि हो रही है, कोई नई चीज़ आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए नियम कानून आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने एक चीज़ स्टैंडर्ड कर दिया है कि सिम का साइज यही रहेगा। पता चला कि अब ये जो स्टैंडर्ड करने वाली चीज़ है ये वो एक निर्माता कर रहा है। अब उस चीज़ का यूज़ दूसरी कंपनी भी करना चाहती है। अब इसके लिए वो क्या काम करेगी, उससे परमिशन लेगी या फिर वो जो उसके पास में जो पेटेंट का अधिकार मिल गया है उस पेटेंट के अधिकार के अंतर्गत ये इससे पैसा मांगेगा हर्जाना के तौर पर। इस प्रकार के केसेस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण एडिटोरियल, एक तो पेटेंट राइट से रिलेटेड है और दूसरा है मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड, दोनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम पहले एडिटोरियल की तरफ। पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन्स के अधिकारों से रिलेटेड, वुमेन्स राइट से रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे एडिटोरियल हमने पढ़े हैं कि महिलाओं को इक्वालिटी हमें कैसे करके देना चाहिए, महिलाओं को जेंडर इक्वालिटी के लिए और भी ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के मामले में कैसे करके हम सशक्त बना सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है कि कम से भी कम उनको मेंस्ट्रुअल लीव दीजिए आप, वो भी वेतन के साथ में। ऐसा नहीं कि 3 दिन की छुट्टी में गई हैं तो 3 दिन की आपने हाजिरी काट ली है, सैलरी काट ली है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और भी इस चीज़ को जोर शोर से उठाया जाना चाहिए, मेंस्ट्रुअल लीव के मुद्दे को। ये चीज़ बूस्ट करेगी वुमेन्स के अधिकारों को, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ाएगी, ऐसा इस एडिटोरियल में बोला जाता है। और हमको जो 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें भी यही होने वाली हैं। मतलब मासिक धर्म अवकाश के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के अधिक स्पष्ट रूप से महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो तमिलनाडु की डीएमके पार्टी एंड इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या जारी किया गया है महिलाओं के लिए। डीएमके पार्टी ने प्रॉमिस करी है अंडर द टॉपिक वुमेन्स वेलफेयर। वुमेन्स वेलफेयर के अंतर्गत उन्होंने बोला है कि ये जो डीएमके पार्टी है, insist that union government enact a law providing menstrual leave to women। हम ये इंश्योर कराएंगे कि केंद्र की बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव लेकर के आए, ऐसा डीएमके पार्टी का कहना है। अब ये जो प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, ये वादा दिसंबर 2023 में 17वीं लोकसभा में मासिक धर्म अवकाश पर बहस के बाद किया गया है।
लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इससे पहले डिबेट हुई थी 17वें नंबर की लोकसभा में दिसंबर 2023 में, उसके बाद आज ये मुद्दा उठा है। हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटर्स की एंड इस बिल की। तो राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड पेड लीव बिल 2019 दिसंबर 2021 में एस ज्योतिमणि जो कि कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तमिलनाडु से ये आती हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक प्राइवेट मेंबर बिल जिसका नाम है राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड पेड लीव बिल 2019। इस प्रकार के जो मुद्दे रहते हैं ना, ज़्यादातर आप देखना साउथ के स्टेट ही ज़्यादा उठाते हैं, जैसे कि महिलाओं के द्वारा जो अनपेड वर्क किया जाता है उस टाइप के मुद्दे भी साउथ के स्टेट ज़्यादा उठाते हैं, और यहाँ जो मेंस्ट्रुअल लीव है इसका मुद्दा भी साउथ के स्टेट की तरफ से उठाया गया है। एंड उन्होंने बोला था कि इस प्रकार की जो लीव है इसको आप सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंतर्गत में आप उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई मना करता है पेड लीव देने से तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। इसके अलावा इस बिल में बोला जा रहा था कि प्रत्येक जो महिला है वो इंटाइटल्ड है, मतलब वो योग्य है टू द राइट टू सेल्फ प्रिसेप्शन ऑफ हर। इसका मतलब ये है, ठीक है, प्रत्येक जो महिला है अपने बारे में आत्मबोध का अधिकार पाने की हकदार होगी, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, इसमें इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मिनार्क। मतलब इसका मतलब ये नहीं खाली आप फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में ही ऐसा करें, इसके बाद भी जो उनका मासिक धर्म आता है उसमें भी आपको ये छुट्टी अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मेनोपास, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्राइमरी और सेकेंडरी डिसमेनोरिया जिसको मेंस्ट्रुअल पेन भी बोला जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो खुद डिसाइड करेगी कि मेरे को क्या करना है, काम में जाना है कि नहीं जाना, और यदि मैं काम में भी जा रही हूँ तो इस हिसाब से मेरे लिए सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। ये जो बिल लाया गया था सन 2019 का, इसमें कुछ कुछ अधिकार मांगे गए हैं, जैसे कि 3 दिन की पेड लीव हमको चाहिए, राइट टू लीव और अब्सेंस फॉर 3 days फॉर स्टूडेंट अबव क्लास 8। कोई लड़की कक्षा 8वीं में पढ़ रही है, कक्षा 8वीं या फिर उससे ऊपर पढ़ने वाली जो लड़की है वो उसको भी राइट टू लीव का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर वो उस टाइम पीरियड में अब्सेंट मार सकती है, इसमें उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एंड बोला जा रहा है राइट टू 30 minute रेस्ट ट्वाइस ए डे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर एम्प्लॉइज वर्कर। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई महिला काम में भी आ रही है तो कम से भी कम उसको 8 घंटे में 30 मिनट का तो आराम आपको देना पड़ेगा। एंड बोला गया था राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ एंड इक्विटी फॉर ऑल वीमेन। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में भेदभाव किया जाएगा, धर्म देखा जाएगा, जाति देखी जाएगी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट फैसिलिटी होना चाहिए कंपनी में भी। वहीं यदि हम इतिहास की बात करें तो क्या इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो कभी पहले उठाए गए हैं। हम बात करते हैं निनोंग एरिंग की, जो कि अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस की सांसद थे। बोला जाता है कि इन्होंने 2017 में मासिक धर्म अवकाश पर एक निजी सदस्य विधेयक, मासिक धर्म लाभ विधेयक 2017 पेश किया था। मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल 2017 ये लेकर के आए थे। एंड बोला जा रहा है इसके बाद केरल से जो सांसद हैं कांग्रेस के एमपी शशि थरूर, इन्होंने भी एक सिमिलर बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था वुमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल बिल राइट्स बिल 2018। इसके बाद आती हैं हिबी एडन जो कि कांग्रेस की एमपी हैं केरला से, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था एक प्राइवेट मेंबर बिल जिसका टाइटल रखा गया था राइट टू वुमेन टू मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट बिल 2022। तो 2022 मतलब ये लेटेस्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस मामले में कभी इंटरवेंशन किया है। तो वहीं यदि हम 2023 की बात करें, उन्होंने इंटरटेन करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोल दिया कि हम इसमें कोई सुनवाई नहीं करने वाले हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करी गई थी शैलेंद्र
मनी त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया था कि स्टेट को आप दिशा निर्देश जारी करिए, सरकार को बोलिए कि आप मेंस्ट्रुअल लीव दीजिए महिलाओं को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी प्रकार की पॉलिसी का यदि निर्माण करना है तो ये केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके बाद देखते हैं दिसंबर 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम इस प्रकार की कोई पॉलिसी लेकर के नहीं आने वाले हैं। एंड भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा था 2024 के इलेक्शन में, संकल्प पत्र में भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। वहीं यदि हम बात करें 2024 की, तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इसमें भी मासिक धर्म की छुट्टी का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विषय के तहत वादा किया गया है कि जितने भी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ये मैंडेटरी करना पड़ेगा, अनिवार्य करना पड़ेगा कि आप ग्रांट करें पेड मैटरनिटी लीव फॉर देयर एम्प्लॉयज़। एक चीज़ भले न्याय पत्र में नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के अंतर्गत, हेल्थ के अंतर्गत उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि यदि आपके यहाँ पर कोई महिला कर रही है और यदि उसको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के दौरान में उसको आपको पेड लीव देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, छुट्टी भी देना पड़ेगा। इतिहास की यदि हम बात करें तो इतिहास कैसा क्या रहा है अभी तक, तो देखिए केरला साहित्य अकादमी ने पब्लिश किया था एक पेपर को, जिसका नाम है केरला इन 19th सेंचुरी, जिसमें मेंशन किया जा रहा है कि केरला अपने आप में पहला था, केरला अपने आप में पहला राज्य था। ये उस समय में कोचिंग स्टेट हुआ करता था जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि पीरियड लीव होना चाहिए स्टूडेंट्स को, एंड उन्होंने अलाउ किया था इसको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन 1912। सबसे पहले स्कूलों में इस चीज़ को लागू किया गया था केरल के द्वारा। फिर हाल फिलहाल में यदि हम कुछ प्रोग्रेसिव अटेम्प्ट देखें केरला की तरफ से, तो उसने इनकरेज किया है कि यूज़ किया जाएगा अदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स को एंड मेड देम अवेलेबल फॉर स्टूडेंट। पीरियड से रिलेटेड जो चीज़ें महिलाओं को लगती हैं, लड़कियों को लगती हैं, वो अवेलेबल कराई जाएंगी, ऐसी व्यवस्था केरल सरकार करने वाली है। बिहार ने 1992 में क्या बोला था कि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनको 2 दिन का मेंस्ट्रुअल लीव हम प्रोवाइड करेंगे। फिर केरला ने जनवरी 2023 में क्या बोला, हम एक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव को ऑल स्टूडेंट को जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। अब तो हमने बात करें हैं भारत के राज्यों की, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मतलब बाहर में अन्य एशियाई देशों के साथ क्या हो रहा है। वहीं यदि हम दूसरी ओर देखें तो कई सारे जो एशियाई देश हैं इन्होंने कानून का उपयोग करके मासिक धर्म के आसपास, जो मासिक धर्म से जुड़ा जो माइंड होता है, हमारी जो सोच होती है, रूढ़िवादिता होती है, उसको समाप्त करने के लिए प्रयास किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जापान ने इंट्रोड्यूस किया था मेंस्ट्रुअल लीव 1947 में, इंडोनेशिया लेकर के आया था 1948 में, एंड साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम इन्होंने भी इम्प्लीमेंटेड किया है इस प्रकार की पेड लीव को। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि स्वीडन, स्पेन को छोड़ करके पश्चिमी दुनिया द्वारा की गई प्रगति अभी भी निराशाजनक है। 2 कंट्री अच्छा काम किए हैं, लेकिन कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन्होंने मासिक धर्म अवकाश को महिलाओं के अधिकार के रूप में बढ़ावा दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई सन 2030 में, उसमें देशों को बोला गया है कि आप मेंस्ट्रुअल लीव को रिकॉग्नाइज करिए, मान्यता दीजिए। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ड्रिवन वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ऑन 28 मई से, ये देखिए 28 मई को हम ये सेलिब्रेट करेंगे, और ये 2014 से WHO ने इस चीज़ को सेलिब्रेट स्टार्ट किया था। वहीं भारत के प्रयासों की बात करें तो इंडिया एक नया कोड लेकर के आने वाला है, विधेयक लेकर के आने वाला है, सोशल सिक्योरिटी 2020, इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया है। अब इसको हम कंसोलिडेट करके देख रहे हैं, किसके साथ में, लेबर कोड के साथ में कंसोलिडेट करके देख रहे हैं। अभी भी ये नोटिफाई नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हमारे देश में अभी ये लागू नहीं हुआ है। इसमें भी इंक्लूड नहीं किया गया है मेंस्ट्रुअल लीव को इसके कोड में, विधेयक में। वहीं यदि हम बात करें जो महिलाएं हैं शुगर केन के फील्ड में काम करने वाली, जो महाराष्ट्र की हैं, एग्रीकल्चर जो लेबरर हैं तेलंगाना के, बोला जा रहा है कि यहाँ पर हिस्टेरिक्टिमस
क्या नाम रखा है, एकदम मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो बीमारी है बोला जा रहा है, इसका नाम है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी होने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड्स के दौरान में खेतों में काम करने जा रही हैं, गन्ने के खेत में काम करने जा रही हैं, एंड यदि वो काम करने नहीं जाएंगी तो इनकी रोजी रोटी खतरे में आ जाती है। इसलिए दोनों चीज़ों के यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ये भी टाइम आ गया है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है एंड कुछ जो हमारे नियम कानून हैं जो कि गवर्निंग करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल को, अदर एस्टेब्लिशमेंट को, कि ये लोग भी रिकॉग्नाइज करें मेंस्ट्रुअल लीव को। जैसे कि जो गिग वर्कर प्लेटफार्म है, स्विगी एंड जोमेटो है, इन लोगों को भी अपने प्लेटफार्म में ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, ये जो पेटेंट रहते हैं किसी टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए जितने भी पेटेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी उन सारे पेटेंट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें ये होने वाली हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे उपाय लाने पड़ेंगे जिसके माध्यम से पेटेंट के अधिकारों को वो रेगुलेट कर सके। यदि वो रेगुलेट नहीं करती है तो हमारी जुडिशरी को आगे आना पड़ता है, अदालतों को आगे आना पड़ता है और उनको कार्यवाही करना पड़ता है। यदि वो रेगुलेट कर लेती है इस प्रकार के पेटेंट को तो क्या होगा, जुडिशरी को बीच में नहीं आना पड़ेगा। और यदि जुडिशरी बीच में आती है तो जाहिर सी बात है सरकार जो सोच रही है कि हम हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, वो जो सपना है ना वो जुडिशरी के आने से टूट जाएगा। क्योंकि जुडिशियरी सीधे पेनाल्टी ठोकती है कंपनियों के ऊपर यदि कहीं पर भी पेटेंट का उल्लंघन होता है तो आगे हम देखने वाले हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें सबसे पहले एससीपीज का इम्पोर्टेंस समझना कि भाई जो स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट हैं, पेटेंट के अधिकार हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे पेटेंट होते हैं, और पेटेंट का मतलब क्या है, मैंने कोई चीज़ बना ली है और उसके लिए मुझे अधिकार मिल गया है, किसी संस्था से मुझे अधिकार मिल गया है, अब मैं लंबे समय तक उसको बनाते रहूँगा, उसको कोई बना नहीं सकता, कॉपी नहीं कर सकता उसकी, जब तक वो मेरी अनुमति नहीं लेगा। मेरी अनुमति यदि मिल जाती है तो वो चीज़ वो बना सकती है। ये होते हैं पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट होता है। तो इस प्रकार के जो पेटेंट होते हैं वो टेक्नोलॉजीज़ को कवर करते हैं। ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करी जाती हैं इंडस्ट्री के द्वारा एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर। इसका मतलब ये हो गया, कोई इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी को एक स्टैंडर्ड बना ली है कि मैं इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा, इसके लिए उसके पास में पेटेंट होना ज़रूरी है। इस प्रकार के पेटेंट को हम बोलते हैं एसईपीज। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बोला जाता है जैसे कि टेक्नोलॉजी है, सीडीएमए है, जीएसएम है, एलटीई है। ये सारे के सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं टेलीकॉम सेक्टर में। अब इनके लिए आपको पेटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड होते हैं स्पेशली इम्पोर्टेंट हैं यदि आप ये इंश्योर करना चाहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ब्रांड ऑफ सेलुलर फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफरेंट कंपनीज। आईफोन भी बना रहा है, सैमसंग भी मोबाइल बना रहा है, अलग अलग कंपनीज मोबाइल बना रही हैं, लेकिन सिम सब में आ जाएगी। इसके लिए जो स्टैंडर्ड चीज़ अपनाई गई है, स्टैंडर्ड पैटर्न अपनाया गया है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस प्रकार के पेटेंट। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जा रहा है, एक बार
जीएसएम एडॉप्ट करी जाती है एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर, तो जितने भी जो मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी जो सिम निर्माता हैं, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हैंडसेट है वो लोग बना रहे हैं वो उसमें वो सिम घुस जानी चाहिए। नहीं नहीं तो फिर आपके फ़ोन की कोई डिमांड ही नहीं होने वाली है, इसलिए आपको उस सिम के हिसाब से अपना स्लॉट बनाना पड़ता है। तो ये होते हैं उस चीज़ के लिए पेटेंट हो गया। अब हम बात करते हैं जो मॉडल चला आ रहा है हमारे देश का, वो उतना बेहतरीन नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो स्टैंडर्ड सेटिंग की प्रोसेस है वो किस प्रकार की है। ज़्यादातर यदि देखा जाए ना, तो जो स्टैंडर्ड सेटिंग करने की प्रोसेस होती है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, ठीक है, वो डोमिनेटेड है स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिनको ज़्यादातर कौन चलाता है, प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनीज चलाते हैं। तो ये लोग ही स्टैंडर्ड तैयार करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है टेलीकॉम सेक्टर में, हैव वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर हाउ स्टैंडर्ड आर सेट और हाउ एसएपीज आर लाइसेंस्ड। अब हमारे देश में ज़्यादा इनोवेशन नहीं हुआ है टेलीकॉम के सेक्टर में, इसलिए कैसे करके स्टैंडर्ड को सेट किया जाएगा, कैसे करके एसएपी का लाइसेंसिंग का काम होगा, इन सब बातों को लेकर के ज़्यादा कोई जानकारी नहीं रहती है। थ्योरी वाली बात यह है, कंपनीज विच आउन द एसएपीज, ऐसी कंपनी जिनके पास में पेटेंट है, ये इनके पास में पावर है, इनके पास में पैसा है। बिकॉज एवरी मैन्युफैक्चरर ऑफ सेल्यूलर फोन हैज़ टू लाइसेंस द टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड इन क्वेश्चन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। अब मुझे यदि सर्वाइव करना है तो मुझे उस हिसाब से ही चीज़ों को बनाना पड़ेगा, उस हिसाब के स्टैंडर्ड से चलना पड़ेगा, तब जाकर के मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। इसलिए बोलते हैं कि पावर किसके पास है, इस प्रकार की प्राइवेट कंपनीज के पास में है। इसके लिए ना कोई अल्टरनेटिव है, ठीक है, मतलब कोई जो अल्टरनेटिव है ना, इसकी कमी है। इसलिए ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो संस्थाएं होती हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो लोग एक्सटॉर्शनरी रॉयल्टीज़ डिमांड करते हैं। लाइसेंसिंग के टर्म के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं मैन्युफैक्चरर से। दैट ब्लॉक कंपटीशन, और इससे कंपटीशन कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि इस प्रकार के एसीपी बनाने वाले लोग बहुत कम हैं, संस्था बहुत कम है, इसलिए इनको मजबूरी में ज़्यादा पैसे देना पड़ जाता है। मोबाइल फ़ोन कंपनी को एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि क्या इसका सॉल्यूशन है कोई, उसका सॉल्यूशन है SSS। वहीं इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को हम कहते हैं पेटेंट होल्ड अप, पेटेंट को होल्ड करके आपने रख लिए हैं। थ्योरेटिकल वाली बात यह है, SSS are supposed to prevent such a scenario by requiring the owner of SAPs to license their technology at fair। SSS क्या है, SSS कहते हैं कि आपके पास पेटेंट का अधिकार है तो पेटेंट आप बेचिए फेयर प्राइस में, लाइसेंसिंग करिए आप फेयर प्राइस में, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रेट पर आपको बेचना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं SOS। These SAPs owner have had to cough up across the world for engaging in anti-competitive practice। लेकिन ये ना केवल भारत की बात है, ये पूरी दुनिया में आप देखेंगे ना, ये लोग कंपटीशन को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके जैसी संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या कम है, इसलिए तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। ये जो SAP ओनर्स हैं, जैसे कि क्वालकॉम की बात करें, हैज़ बीन फाइंड $975 मिलियन बाय चाइना, 2015 की बात है, $873 मिलियन बाय साउथ कोरिया, $774 मिलियन ताइवान एंड 1.2 बिलियन 2018 में, एंड अनदर 272 मिलियन 2019 में बाय द यूरोप कमीशन। ये लोग कितना कितना कमाई कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इस प्रकार के जो फाइन लगाए गए हैं,
Fine have been sustained on appeal, but are a useful indicator of how other countries have responded to this issue from competitive law perspective. अब आपने अपील करे हैं इसलिए शायद आप इनको लंबे समय तक यूज़ कर पा रहे हैं, आपने लाइसेंस के जरिए इनके ये स्टैंडर्ड खरीद लिए हैं। हमारे देश में जो इंडियन रिस्पॉन्स है इरेक्सन कंपनी का केस है, 2013 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक शिकायत आई थी किसके द्वारा, माइक्रोमैक्स के द्वारा, दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। तो इसकी सुनवाई होती है, इसमें बोला जा रहा है कि क्या वास्तव में इरेक्सन कंपनी ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है इट्स डोमिनेंट पोजीशन का बाय डिमांडिंग एक्सटॉर्डिनेट रॉयल्टीज फॉर इट्स एसईपीज। अब इरेक्सन कंपनी ने अपने कुछ एसईपीज बना के रखी है, स्टैंडर्ड बना के रखी है, ठीक है, उसके पास में उनके लिए पेटेंट है। अब वो माइक्रोमैक्स से डिमांड कर रही है, तो माइक्रोमैक्स बोलता है ये मेरे से गलत डिमांड कर रहा है, ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है, इस प्रकार से वो केस कर दिया था। तो जो इरेक्सन है, इरेक्सन कंपनी ने क्या काम करी थी, जो सीसीआई की पावर है इसको चैलेंज कर दिया, ठीक है। कहाँ पर चला गया, ये दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। उसने ये कहा था ये जो पेटेंट एक्ट है वो मुझे पावर दे दिया है कि मैं पेटेंट ऑफिस के द्वारा ही इसका रेट निर्धारण किया जा सकता है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन रहा था इसको रिजॉल्व कर दिया गया था और ये चला गया था सीसीआई के फेवर में बाय ए सिंगल जज ऑन 30 मार्च 2016। इसके बाद इरेक्सन कंपनी जब हार गई केस को तो क्या बोली कि दिल्ली हाई कोर्ट को मैं लेकर के जाऊंगा ये केस, जहां पर ये काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहा था, लगभग 7 ईयर्स का, until a judgment was delivered against the CCI on 13 जुलाई 2023। इसके बाद CCI ने जो ऑर्डर दिया था उसके विपक्ष में इसका फैसला आया था। इसके बाद CCI क्या बोला कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर फिर जो केस काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहा था। इसके बाद रिजल्ट के तौर पर देखा जाए, इंडिया इज़ द ओनली मेजर इकोनॉमी टू नॉट येट इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियली अब्यूजिंग licensing practices of technology companies that own SOPs। अब इनके खुद के SOPs नहीं है तो ये लोग इस प्रकार के विवाद में आप देखेंगे फंस जाते हैं। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जो हेयरिंग रही थी एंड अदर केसेस, उसने बोला कि मैं अदर केसेस को भी मिला कर के इसमें देखूंगा। इसके बाद फिर केस जो है होल्ड में आ जाता है, लेकिन बिना ट्रायल करे आपने क्या डिसीजन दे दिया है। उन्होंने बोला है कि हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगा रहे हैं। इस प्रकार के जो ट्रायल रहते हैं, अब ट्रायल होना चाहिए था लेकिन ट्रायल नहीं हो पाया, बहुत लंबा समय लग जाता है ट्रायल में। एग्जाम्पल के तौर पर वन ऑफ अर्ली लॉसूट फाइल्ड बाय इरिक्सन अगेंस्ट लावा इंटरनेशनल टुक 8 years टू बी डिसाइडेड इन ए रिमार्केबल जजमेंट रनिंग इनटू 500 पेजेस एंड डिलीवर्ड बाय जस्टिस अमित बंसल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली। 2 कंपनियों के बीच में जो ट्रायल चला था उसमें बहुत साल लग गया था, तब जाकर के कुछ कहना चाहिए वाद विवाद हुआ और डिसीजन आ पाया था। लेकिन दिल्ली कोर्ट का जो डिसीजन आया है इसमें आप देखेंगे ना, दिल्ली कोर्ट क्या काम कर देता है, पेनाल्टी ठोक देता है। और पेनाल्टी ठोकने से जाहिर सी बात हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतने ज़्यादा अभियान चलाए जा रहे हैं वो प्रभावित होते हैं। क्या बोल देता है, आप मनी को डिपॉजिट करिए कोर्ट में इन ऑर्डर टू कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। ट्रायल चल रहा है, उसकी पेंडेंसी जब तक रहेगी तब तक आप क्या काम करेंगे, वो पैसे को हमारे यहाँ पर डिपॉजिट करके रखिए। इससे पैसा तो ये लोग यहाँ लगा दिए हैं, अब उधर पैसे की कमी जा रही है, इसलिए बोला जाता है कि ट्रायल के पहले पैसों की जो वसूली करी जा रही है वो ठीक नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से रिलेटेड है। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वैली।
अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ रही है कि पीओके वाले एरिया में चाइना क्या काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया है। और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो पीओके वाला एरिया है, भारत उसको अपना हिस्सा मानता है, वो भारत का हिस्सा है। अब यहाँ पर यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम चाइना की तरफ से किया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ से हम जो हमारा दावा कर रहे हैं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। एंड ये किया जा रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं से उलझा के रखना है। वहीं यदि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, पीओके की हिस्ट्री की बात करें कि इतिहास क्या रहा है, आखिर कैसे करके ये जो एरिया है पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 1947 में जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था, उस समय में पार्टीशन की बात आई और यहीं पर दो इंडिपेंडेंट नेशंस बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। रिलीजियस लाइन के हिसाब से देखा जाए, हिंदू लोग इंडिया में, मुसलमान लोग पाकिस्तान में। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये वाला भी रीजन वैसा ही है जैसे कि कश्मीर में आपको ज़्यादातर मुस्लिम लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली देखा जाए मुस्लिम पॉपुलेशन है। वाज गिवन द चॉइस टू अलाइन विद आइदर कंट्री। जम्मू एंड कश्मीर को बोला गया कि आप किसके पास में जाना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। तो शुरुआत में क्या हुआ, जो हिंदू रूलर थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने ऑप्शन लिया था किसका, कि मैं जो है इंडिपेंडेंट रहूँगा। लेकिन बाद में इन्होंने क्या बोला कि मैं इंडिया को ज्वाइन कर रहा हूँ एंड साइन किया था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसके बाद पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था, इस डिसीजन का, लीडिंग टू इट्स इन्वाजन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट ऑफ द रीजन। इसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध चालू कर दिया और कुछ एरिया को कब्जा कर लिया। उसी कब्जा वाले एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में जाना जाता है। तभी से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर अभी भी देखा जाए एक कॉन्टेस्टेड टेरिटरी के रूप में बना हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जहां पर दोनों ही देश अपने सोवरेनिटी को क्लेम करते हैं। एंड बोला जा रहा है ये जो सिचुएशन है ना, बाद में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। यहाँ पर जब हम देखें, अलग अलग जो सेपरेटिस्ट फैक्शन है वो उभर करके आए थे इस रीजन में। वो कहते थे कि हमें स्वतंत्र होना है, हमारी ऑटोनॉमी को इंक्रीज़ करिए जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। और इसी पीओके के माध्यम से बोला जाता है कि पाकिस्तान क्या काम करता है, हमारे देश में जो घुसपैठ रहती है ना आतंकवादियों को, वो यहीं से एंटर करवाता है। और मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला पूरा एरिया है ना, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। और इसको देखिए, पहले ये हमारा पूरा का पूरा फुल मैप था। इसमें एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने इतना ले लिया, चाइना के साथ में युद्ध हुआ तो ये अक्साई चीन के तौर पर चला गया। अब बचा है ये पीला पीला एरिया, जहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें पार्टिकुलरली बोला जाता है कि यदि हम हमारे यहाँ पर जो विदेशी घास, झाड़ी, पौधों को हटाते हैं तो इससे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए फूड की जो अवेलेबिलिटी है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। मतलब यदि हम वाइल्ड एनिमल्स के लिए खाना की उपलब्धता को इंश्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो विदेशी किस्म के यहाँ पर घास फूस झाड़ी जो भी उगाई है उसको आप हटा दीजिए। यदि हम एक्जॉटिक प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं फॉरेस्ट एरिया से तो ये इंश्योर करता है वाइल्ड एलिफेंट्स के खाना की अवेलेबिलिटी को। पार्टिकुलरली हम ये जो अध्ययन है वो चिन्ना कनाल मन्नार की बात कर रहे हैं। एक स्टडी आई थी सामने किसके द्वारा, केरला स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एंड इसमें जो है जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं वो फ्रंटलाइन के तौर पर इसका एसोसिएशन बनाए हैं। तो जो ग्राउंड फॉरेस्ट की टीम है उनके कुछ ग्रुप के लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए थे इस न्यूज़ में बताया जाता है। एंड बोला जा रहा था कि ये जो लोकल पीपुल हैं उनके साथ में इंटरेक्शन किए थे, पंचायत ऑफिसर्स के साथ में
आपस में बातचीत किए एंड उन्होंने कुछ स्टेप उठाने की कोशिश करी थी कि कैसे करके हम ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं इस रीजन में। तो जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं संतोष पीजी, उनका कहना है कि सबसे पहले तो हमें एक्जॉटिक स्पीसीज़ को हटाना पड़ेगा, जैसे कि अकाकिया, मेयर सी, ब्लैक वाटल जिसको बोला जाता है, एंड यूकेलिप्टस को आपको हटाना पड़ेगा। ये काफ़ी वाइटल है यदि हम इस एड्रेस को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए इन सब चीज़ों के चलते चलते क्या होता है, ये जो वाइल्ड एलिफेंट होते हैं ना, मूव नहीं कर पाते हैं इस एरिया से दूसरे एरिया की तरफ से। यदि ये जो एरियाज है चेंज हो जाए नेचुरल ग्रासलैंड में, तो ये इंश्योर हो पाएगा कि उनको खाना आसानी से मिल सके, पानी आसानी से मिल सके वाइल्ड एलिफेंट्स को। एंड बोला जा रहा है ये जो रिपोर्ट थी इसको सबमिट किया गया था गवर्नमेंट के पास में, बहुत जल्दी ये पहुंचने वाली है।